विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए रक्त संग्रहण की जो विधि चल रही थी या रक्त संग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके 2 पॉइंट थे। एक तो था रक्त संग्रहण और दूसरा था आदान। तो आदान के बारे में पूरा विस्तार बताया, साथ ही आपको बताया कि रक्त स्रोत के आधार पर आदान कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको 2 प्रकार बताए। नंबर 1 आपको बताया मैंने समजात आदान और नंबर दूसरा समजीवी आदान। कौन सा? समजात और समजीवी, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। अगला टॉपिक जो इसमें है वो है कि रक्तादान के दौरान कि रक्त का हम क्या कर रहे हैं, जब आदान प्रदान कर रहे हैं यानी रक्तादान कर रहे हैं तो उस समय में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये अगला टॉपिक है। मैंने बताया था आपके लिए समझना, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो प्रश्न लिखा देता हूं, पहले आपको प्रश्न नोट करते हैं, उसके बाद फिर इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो सुनिए, रक्तदान के दौरान, नोट कर लेना प्रश्न को, ध्यान देना। रक्तदान के दौरान ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली यानी रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां लिखिए। क्या लिखनी है? उसकी सावधानियां लिखनी है। तो बरती जाने वाली सावधानियां लिखिए। क्या लिखनी है? सावधानियां। कि कौन कौन सी सावधानियां हैं, आई बात समझ में? सावधानियां लिखिए। तो गौर देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं। तो देखिए, सावधानियां लिखिए। ये प्रश्न है कि भाई रक्तदान, यानी हमने पहले देख लिया भाई रक्तदान क्या है। दूसरा प्रश्न इसमें हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने इसमें पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा, समझा होगा कि जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में संपन्न होती है। तो 2 बताई थी मैंने, नंबर 1 रक्त संग्रहण और नंबर दूसरा आदान। फिर इसमें आपको बताया था भाई रक्त स्रोत के आधार पर आदान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, समजात और समजीवी। कौन कौन से होते हैं? समजात और समजीवी, ध्यान देना। तो देखिए, नंबर 1 है दाता व रोगी के रक्त में, जो दाता और रोगी के जो क्या है रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान। सावधानी बता रहा हूं। तो नंबर 1 सावधानी क्या होती है इसमें कि जब रक्तदान कर रहे हैं तो उसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियों में नंबर 1 है कि दाता व रोगी जो होता है, दाता देने वाला, रोगी जो क्या कर रहा है उस रक्त को ग्रहण कर रहा है, तो दाता और रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का क्या होना चाहिए? मिलान होना चाहिए। अगर व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है, देने वाला दाता अगर ए ब्लड ग्रुप का है तो ग्राही भी ए ब्लड ग्रुप का ही होना चाहिए। वो बात एक दूसरी होती है कि भाई ओ होता है वो सर्वदाता होता है, हर किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकता है। इसके अलावा ध्यान देना, ए भी कैसा होता है? सर्वग्राही होता है। कैसा होता है? सर्वग्राही। आई बात समझ में? अब इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान देनी है RH कारक वाली भी, क्योंकि अगर प्लस है कोई RH कारक वाला कैसा है? प्लस है, धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक। तो रोगी भी कैसा होना चाहिए? धनात्मक ही होना चाहिए। अगर देने वाला कैसा है? ऋणात्मक है RH, तो वो भी कैसा होना चाहिए? RH ऋणात्मक ही होना चाहिए। तो वही बात इसमें कि दाता व रोगी के रक्त में ABO, दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान होना चाहिए। आई बात हम। दूसरा है दाता के रक्त में, जो देने वाला रक्त, जिस व्यक्ति ने रक्त दे रहा है, दाता के रक्त में, ध्यान देना, दाता के रक्त में यानी रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। ऐसा दाता जो होता है, दाता के रक्त में, जो दाता होता है, दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। यानी जो रक्त दे रहे हैं हम, किस जो मरीज है उसको रक्त दे रहे हैं,
तो और जो दे कौन रहा है, दाता, तो दाता के रक्त में किसी प्रकार के हानिकारक या रोग कारक तत्व नहीं होने चाहिए। इसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। आई बात समझ, तो ये भी एक सावधानी है। तो देखिए दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना, यानी दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों के हानिकारक तत्वों के ना होने की क्या करना, जांच करना। क्या करना, जांच करना, ना होने की जांच करना। आई बात समझे। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। ध्यान देना, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका, सावधानियां। नंबर तीसरा है दोनों के रक्त में RH कारक का क्या होना चाहिए, मिलान, यानी दोनों के रक्त में। ध्यान देना, दाता और ग्राही दोनों के रक्त में, तो नोट करना इस बात को, दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान। दोनों के रक्त में किसका, RH कारक, और RH कारक मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है RH कारक का मिलान, और विशेष रूप से कौन सा, RHD। तो क्वेश्चन में लिख लेना इस बात को, विशेष रूप से किसका, RHD। आई था विशेष रूप से RHD। आई बात समझ में। RHD सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी मात्रा कितनी होती है, 95% होती है, और सर्वाधिक कैसा होता है, प्रतिरक्षीजनी होता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षीजनी होता है। 85% इसकी क्या होती है, मात्रा होती है हमारे सीरम में। क्योंकि RH कारक मैंने 5 प्रकार बताए थे, RHD, RHE यानी स्मॉल ई, RHC और RHC, 5 प्रकार होते हैं इसके। आई बात समझ। तो विशेषकर किसकी, RHD की, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिरक्षीजनी होता है। आई बात समझ में। तो देखिए प्रिय छात्र, अगला पॉइंट है कि संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशीतक भंडारण करना। ये जो संग्रहित रक्त है, यानी जो रक्त को हमने क्या किया है, संग्रहित किया है, तो संग्रहित रक्त का, ध्यान देना, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, आ रही बात समझे, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशीतत भंडारण करना। कैसा भंडारण करना, प्रशीतित भंडारण करना। आई बात समझ में। तो गौर देना कि संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो प्रशीतत भंडारण करना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई जब हमने रक्त लिया तो वांछित प्रक्रिया क्या है, पहले भाई दाता उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया कि भाई वो रक्त देने योग्य है कि नहीं है, उसमें विभिन्न कारकों का मिलान किया, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, वांछित प्रक्रिया हो गई कि उसकी हीमोग्लोबिन उसमें पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं, वांछित प्रक्रियाएं होती हैं। जब ये प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई उसके बाद रक्त का हमने क्या किया है, संग्रहित किया। संग्रहित रक्त को फिर उसके बाद क्या करना है, उसका प्रशीतक भंडारण करना है। और मैंने बताया था प्रिय छात्राओं कि प्रशीतक भंडारण क्यों करते हैं, प्रशीतक भंडारण इसलिए करते हैं, ध्यान देना, ताकि उसमें जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके, जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके, या कोशिकीय जो उपापचय होता है, क्या होता है, कोशिकीय उपापचय जो होता है, कोशिकीय उपापचय को क्या कर सकें, हम रोक सकें।
ऐसे में कोश की उपापचय की क्रिया को धीमा कर सकें, उस क्रिया को धीमा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रशीतक भंडारण किया जाता है, उसे कम ताप पर भंडारण किया जाता है या फ्रीज में रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है। ओके, अगला पॉइंट 5वां, ध्यान देना, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, गौर देना, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित से बचाना। आई भाषा में, किसी भी स्थिति में, आ रही है बात समझ में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। किसी भी स्थिति में, आई बात समझ, किसी भी स्थिति में जो संग्रहित रक्त है उसको संदूषित होने से बचाना। संदूषित मतलब उसको खराब होने से बचाना। आई भाषा में खराब होने से बचाना, संदूषित होने से बचाना, कि उसमें किसी प्रकार का कोई जीवाणु उत्पन्न तो नहीं हो जाए। तो गौर देना, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को, किसी भी स्थिति में संग्रहित, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित से बचाना, उसे संदूषित होने से बचाना, उसे संदूषित मतलब खराब होने से बचाना, संदूषित होने से बचाना। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर किया है प्रिय छात्र छात्राओं, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। अगला है, संग्रहित और आदान जो है आवश्यक रूप से, संग्रहण और आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, इस पर पहले भी मैंने आपकी बहुत व्याख्या की है कि जो हम आदान प्रक्रिया कर रहे हैं या रक्त संग्रहण कर रहे हैं, ये किसी योग कुशल चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए, क्योंकि रक्त चढ़ा रहे हैं या रक्त ले रहे हैं उस समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। ज्वर आना, ठंड लगना, दर्द होना, साइनोसिस, हृदय गति का अनियमित होना आदि कारणों की दूर करने के लिए क्या दी जाती हैं, औषधियां दी जाती हैं। चिकित्सक औषधि दे सकता है, हमारा प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है, कुशल नहीं है, योग नहीं है, अनुभवी नहीं है, तो आप जो विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं उन प्रक्रियाओं से वो नहीं बचा पाएगा। आई बात समझो, कभी कभी प्रॉब्लम जटिल भी हो जाती है और हो सकता है दाता या रोगी की क्या हो जाए, मृत्यु भी हो जाए। ओके, तो ध्यान देना, 6वां पॉइंट समझना, संग्रहण, नोट करना, संग्रहण तथा आदान। फिर कॉपी में बहुत अच्छी तरह से लिखा करो, अच्छी राइटिंग में लिखा करो। संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से, संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से, आवश्यक रूप से, संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो। आवश्यक रूप से जो चिकित्सक होता है, गौर देना मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो, चिकित्सक की उपस्थिति में हो, उपस्थिति में ही हो। आई बात समझ में, उपस्थिति में ही हो। तो ये आपका क्या हो गया, कितने पॉइंट हो गए, 6 की रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानी कौन कौन सी हैं। तो रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान। नंबर 2, दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के न होने की जांच करना। नंबर 3 है दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान, और विशेष रूप से कौन से, RHD, सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनीय। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रतिरक्षी कौन सा है, जनी RH कौन सा है, RHD। कितनी मात्रा होती है, 95% होती है इसकी सीरम में। अगला है संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रशीतक भंडारण करना, और है किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना, और संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो। ओके, तो ये प्रश्न था आपका रक्तदान दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। तो ध्यान देना, समझना कि रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई असावधानियों के कारण होने वाले रोगों के नाम लिखिए। कि रक्तदान के दौरान
रक्तदान के दौरान जब हम सावधानियां नहीं बरतेंगे, समझना मेरी बात को, कि रक्तदान के दौरान जब सावधानियां नहीं बरतेंगे तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आई बात समझ कि अगर रक्तदान के दौरान, अभी मैंने बताया रक्तदान के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, ये सावधानी हो गई 6। अब प्रश्न अगला टॉपिक है इसमें कि अगर रक्तदान के दौरान हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, विभिन्न प्रकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, समझना। पहले प्रश्न नोट करा देता हूं आपके लिए। तो प्रश्न बनता है, नोट करना, रक्तदान के दौरान, रक्तदान के दौरान, रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई, रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई असावधानियों के कारण, रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई असावधानियों, असावधानियों रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई असावधानियों के कारण, असावधानियों के कारण होने वाले किसके नाम लिखने, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, होने वाले रोगों के नाम लिखिए, होने वाले रोगों के नाम लिखिए, होने वाले रोगों के नाम लिखिए। क्या लिखना है, इन रोगों के नाम लिखने हैं, तो नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए भाई, समझना कि अगर हम आदान के समय, किसके समय, आदान के समय बरती जाने वाली असावधानियों के कारण क्या हो सकते हैं, निम्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो समझना प्रिय छात्र छात्राओं, नंबर 1 डाल के लिखते हैं। तो नंबर 1 लिखना, यानी हैंड डाल लेना रोगों के नाम, उत्तर लिख के हैंड डाल लेना रोगों के नाम। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, रोगों के नाम, तो रोगों के नाम, गौर देना, रोगों के नाम। तो कौन कौन से रोग हैं समझना। नंबर 1 है HIV फर्स्ट, HIV फर्स्ट, HIV एड्स होता है, क्या होता है, एड्स, HIV वायरस के वजह से, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम क्या होगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी ह्यूमन। पहले पूरा नाम लिख लो, फिर विस्तार करूंगा थोड़ा सा इसका। ह्यूमन, आई से इम्यूनो, डेफिशिएंसी, वायरस। आई बात समझ, वायरस, और वो भी कैसा, फर्स्ट का मतलब प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट का मतलब है प्राइमरी स्टेज। जैसे आपने देखा हो कैंसर, उनकी क्या होती है, स्टेज होती हैं, प्राथमिक देती है, इस प्रकार। तो HIV क्या हो गया, HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। HIV का पूरा नाम क्या हो गया, ध्यान देना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आई बात समझ में। HIV का एड्स रोग है ये, HIV एड्स। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, बहुत बुरी तरह से बाधित हो जाती है, और व्यक्ति जो होता है वो बार बार क्या होता है, बीमार होता है, बार बार बीमार होता है, और असामयिक मौत का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। बहुत डेंजर, लाइजाज बीमारी है, लाइजाज, जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। केवल प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए तो कुछ समय मेडिसिन या दवाइयों की सहायता से जी सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो ऐसा भी रोग हो सकता है अगर हम आदान के समय अगर असावधानियां बरतेंगे तो। आई बात समझ में। HIV फर्स्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
नंबर दूसरा HIV सेकेंड, ये सेकेंड स्टेज हो गई और ज़्यादा डेंजर, ये प्राइमरी स्टेज होती है फर्स्ट सेकेंड और ज़्यादा डेंजर। आई बात समझ में। अगला है इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, गौर देना प्रिय छात्राओं। तीसरा है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस क्या होते हैं? रक्त से संबंधित रोग हैं। किससे? रक्त से संबंधित रोग हैं ये, यकृत से। रक्तदान के दौरान रक्त से तो होते हैं, किससे? यकृत से संबंधित रोग हैं। किससे? यकृत से। यकृत क्या हो जाता है? इनमें डैमेज हो जाता है, हमारा लीवर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है अगर इन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। यकृत सही तरह से कार्य नहीं करता है। आई बात समझ में। सही तरह से लीवर जो होता है अपना कार्य नहीं कर पाता है और व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आई बात समझ में। कितने रोग हो गए? 4। कितने हो गए? 4। कौन कौन से हो गए प्रिय छात्राओं? नंबर 1 HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो गौर देना। अगला चलते हैं 5वां। तो देखिए 5वां कौन सा होता है? HTLV फर्स्ट। कौन सा होता है? HTLV फर्स्ट। आई बात समझ में। 4 रोग पहले, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये यकृत से संबंधित रोग हैं। HIV एड्स होता है, ये क्या होता है? वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। और नंबर 5वां है HTLV फर्स्ट। आई बात समझे। तो देखिए HTLV फर्स्ट, इसका देखते हैं एस से क्या बनता है? वही ह्यूमन, क्योंकि मानव से संबंधित रोग हैं। ह्यूमन टी प्रकार कोशिकाएं होती हैं, ह्यूमन, ध्यान देना, ह्यूमन टी। एल से बनता है लिम्फोट्रॉपिक, लिम्फोट्रॉपिक फिक आएगा, फिक, तो इसको फा बना लेना, ट्रॉफिक वायरस। आई बात समझ में। प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है भाई HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और HLTV का पूरा नाम क्या हो गया? ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। आई बात समझे। और ये भी 2 प्रकार का होता है HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। आई बात समझे। HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। तो गौर देना, 6वां लिख लेते हैं HTLV सेकेंड। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? सेकेंड स्टेज हो गई। यानी ये जो इस रोग की कौन सी स्टेज है? प्राइमरी। यानी ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस जो वाला है ये उसकी फर्स्ट स्टेज है, ये कौन सी उसकी? सेकेंड स्टेज है। आई बात समझ में। कौन सी स्टेज है उसकी? सेकेंड। तो गौर देना, प्रश्न चल रहा है कि रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई सावधानियों के कारण होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो कितने रोग मैंने बताया आपको अब तक? 6। HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। अब इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न ये भी बन जाते हैं भाई। HIV का पूरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, HTLV का पूरा नाम तो आपको बता दिया कि ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। और एक रोग और हो जाता है, वो रोग होता है इसमें कौन सा? जैकब रोग। कौन सा होता है? जैकब रोग। आई भाषा में कौन सा रोग? जैकब रोग। ठीक है भाई। तो ये आपका 2 प्रश्न कंप्लीट। नंबर 1 प्रश्न आपको बताया था मैंने इसमें कि रक्तदान के दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानी कौन कौन सी हैं, और दूसरा रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई सावधान कारण होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो कितने रोग होते हैं? 7। आई बात समझे। अगला टॉपिक जो इसमें है वो है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है? रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है? अगला टॉपिक आपका ये है। लेकिन उससे पहले उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको आप नोट कर लो। पहले प्रश्न लिखा देता हूं, उसके बाद आपको इसकी मैं व्याख्या करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण
ठीक है ना। ABO रुधिर वर्ग, ABO रुधिर वर्ग, ABO रुधिर वर्ग के लिए, ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी, ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए। यानी ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए। यानी जीन प्रारूप, एक टॉपिक और आया था जो मैंने सारणी बनाई थी ना, उसमें जीन प्रारूप IA IB IA I0 वो सारणी में आया था जीन प्रारूप, देखा होगा आपने रुधिर वर्गों की जब मैं सारणी पढ़ा रहा था उस समय। तो वही टॉपिक, उससे ही संबंधित टॉपिक है रिलेटिव कि ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए। तो पहले प्रश्न नोट कर लो, जीन प्रारूपों को समझाइए। आई बात समझ में? जीन प्रारूपों को समझाइए। और अब इसको मैं व्याख्या करता हूं। तो देखिए मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें ABO रुधिर तंत्र कहते हैं। प्रश्न था आपका कि ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए, और उत्तर है आपका कि मनुष्य जो होता है उसमें रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। नंबर 1 ब्लड ग्रुप A, नंबर दूसरा ब्लड ग्रुप B, नंबर तीसरा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? AB, और नंबर 4 कौन सा हो गया? ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? O, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्यवस्था को हम ABO समूहीकरण के नाम से जानते हैं। तो वही बात है, मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें ABO रुधिर तंत्र कहते हैं। आगे ध्यान देना कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा होता है। यानी रुधिर वर्ग का नियंत्रण, गौर देना, रुधिर वर्ग का नियंत्रण, रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा। कितने विकल्पियों के द्वारा? 3। तो रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा होता है। 3 कितने विकल्पी होते हैं? 3 होते हैं। 3 विकल्पियों के द्वारा होता है। 3 विकल्पियों के द्वारा होता है। कितने विकल्पी होते हैं? 3 होते हैं, जिन्हें क्रम से हम क्या कहते हैं? IA, जिन्हें क्रम से क्या कह देते हैं? IA IB तथा I0 या I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझे? तो 3 विकल्पियों के द्वारा होता है, और तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीनों ही विकल्पी क्या होते हैं? एक जीन के भाग होते हैं। तो गौर देना, लिखना कि तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। ये तीनों विकल्पी एक ही, ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। एक ही जीन, ये तीनों विकल्पी एक ही जीन भाग होते हैं। एक ही जीन के भाग होते हैं, एक जीन भाग होते हैं। आई बात समझे? जिन्हें मैंने अभी बताया IA IB, जिन्हें IA, IB या जिन्हें A या तो बाद में लगाएंगे, IA IB I0 या I, एक ही बात है। अब पावर सुन तो वो I0 नहीं। तो देखिए जिन्हें IA IB I0 या I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था गुणसूत्र, और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और 46 जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं उन पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। तो जो जीन होते हैं ना, जीन, ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, जिन्हें क्रम से IA IB या I0 या I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेना, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय छात्र छात्राओं, तो गौर दे के समझना। आई बात समझे? और RBC की जो कोशिकाओं की सतह पर, आई बात समझे, RBC कोशिकाओं की सतह पर ध्यान देना, पाए जाने वाले प्रतिजन A, B प्रतिजन का विकल्प भी क्या होगा? IA तथा IB द्वारा किया जाता है।
आई बात समझ में? यानी आरबीसी कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए और प्रतिजन बी का निर्माण विकल्पी आई ए तथा विकल्पी आई बी द्वारा किया जाता है। और विकल्पी आई नॉट या आई कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो गौर देना, लिखना आरबीसी, आरबीसी की कोशिकाएं, आरबीसी जानते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी की कोशिकाओं की सतह पर, आरबीसी की कोशिकाओं की सतह पर, आरबीसी की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन, पाए जाने वाले प्रतिजन, कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं आरबीसी कोशिकाओं में? प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। पाए जाने वाले प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी, दो प्रतिजन पाए जाते हैं और इनके आधार पर रुधिर वर्ग बनते हैं। जिन आरबीसी कोशिकाओं में प्रतिजन ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए होता है, जिनकी आरबीसी कोशिकाओं में प्रतिजन बी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है। दोनों ही पाए जाते हैं ए बी और कोई नहीं होता है तो ओ। शून्य वर्ग का निर्माण, प्रतिजन बी का निर्माण कौन से विकल्पी के द्वारा? आई ए तथा आई बी। विकल्पी का निर्माण विकल्पी आई ए, क्यों आई ए? तो ये तो क्या है? आई ए आई बी या आई ए की जीन के भाग होते हैं। आई तो क्या होता है? तीनों, यानी इसमें वो दिया है कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों द्वारा होता है। तीन विकल्पी कौन कौन से हो गए? आई आई आई, तीन विकल्पी हो गए। लेकिन कैसे हैं? एक तो कौन सा है? आई ए वाले के लिए। दूसरा कौन सा है? आई बी, आई बात समझे? और तीसरा कौन सा? आई नॉट, किसके लिए? ओ के लिए। अब बच्चा ए बी, तो ए बी में तो ए आई ए और आई बी दोनों ही पाए जाएंगे, तो तीन विकल्पी होते हैं। आई बात समझ में? आई ए और आई बी और आई नॉट या आई। और ये तीनों विकल्पी क्या होते हैं? एक ही जीन के भाग होते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें बात चल रहा है का निर्माण विकल्पी आई ए तथा विकल्पी आई बी द्वारा किया जाता है, तथा विकल्पी आई बी द्वारा किया जाता है। आई समझ में? और जो विकल्पी आई नॉट या आई होता है वो कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं, ध्यान देना। तथा विकल्पी आई नॉट या आई कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं। और अप्रभावी है ना, तभी तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ होता है भाई, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में क्या नहीं लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। अप्रभावी होते हैं तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में, तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में, तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। आई समझ? भाग नहीं लेते हैं। और जब भाग नहीं लेते हैं तभी तो रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ है। भाग नहीं लेते हैं। ऐसे समझिए, माना पिता जो है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, और माता कौन सा है? बी। अब माना माता का ए प्रभावी हो गया, पिता का प्रभावी हो गया, संतान कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी, ये ब्लड ग्रुप वाली। अब माना माता का ए है, पिता का बी है, और दोनों ही प्रभावी हो जाएं तो कौन सा बनेगा? ओ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ओ। तो विकल्पी आई नॉट कैसा होता है? अप्रभावी होता है और किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग ही नहीं लेता है। आई बात समझे? अब है रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप, ये हैंड डालेना इसमें। रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप, रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप। तो एक सारणी बनेगी, अभी बनाते हैं उसको। तो देखिए रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप, क्रम संख्या, रुधिर वर्ग और जीन प्रारूप। अब देखिए रुधिर वर्ग कौन सा है? ए, तो जीन प्रारूप क्या बनेंगे? आई ए, तभी तो ये होगा आई ए। और या क्या हो सकता है? आई ए आई, यानी एक तो कैसा है? आई ए है,
और एक कैसा है आई, केवल आई है यानी ए प्रभावी है, तो कौन सा गुण प्रकट होगा, आई ए वाला होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही बी है, बी में आई वी, अब आई वी है माना माता भी के अंदर भी क्या पाया जा रहा है, माना बी ग्रुप है, पिता के भी क्या पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, संतान क्या हो सकती है, बी हो सकती है। आई बात समझे। या फिर जैसे आई वी आई, एक कैसा है प्रभावी और दूसरा कैसा हो गया अप्रभावी, तब भी क्या होगा बी। माना उदाहरण के लिए माता क्या है बी है, पिता क्या है ए है, अब पिता का क्या हो गया अप्रभावी होता है, किसका प्रकट हो जाएगा, माता का। माता कौन से ब्लड ग्रुप की है, बी ग्रुप की है, तो एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ए बी में दोनों ही होते हैं, आई ए और आई वी, और ओ में कोई होता ही नहीं है, आई नॉट या आई बात समझे। तो यह है ए बी और रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए। तो आपका उत्तर है कि मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इसी व्यवस्था को हम ए बी ओ समूहीकरण या तंत्र के नाम से जानते हैं। और रुधिर वर्ग का नियंत्रण होता है 3 विकल्पियों के द्वारा होता है, और ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, जिन्हें हम आई ए, आई वी या आई नॉट या आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कि आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सतह पर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अब ए का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, विकल्पी आई ए के द्वारा। विकल्प है आई ए, उसका विकल्प हो गया ए का आई ए, और विकल्प यानी प्रतिजन बी का विकल्पी क्या हो गया आई वी के द्वारा होता है। और विकल्पी जो आई नॉट या आई कैसा होता है अप्रभावी होता है, किसी प्रतिजन के भाग में निर्माण में भाग ही नहीं लेता है। तो देखिए आई ए और आई ए तो कौन सा है, ए है ना, आई वी कौन सा है, बी है, आई वी कौन सा है, ए बी है, और आई ए केवल तो कौन सा है, ओ है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया ए बी और रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूप। अगला टॉपिक है, इसमें ध्यान देना समझना, रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता में जो महत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। तो रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के महत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको अगली टॉपिक में आपको समझाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा, और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अधिकतर प्रश्न इसमें से रुधिर वर्ग में से बहुत आते हैं कंपटीशन में। तो जिनके बड़े भाई बहन राजस्थान पुलिस या रीट या किसी अन्य की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक टॉपिक है ये। तो ध्यान देना और वेरीफाई करना। इसके अलावा चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। रुधिर वर्ग के आनुवांशिकता के महत्व जो हैं वो अगले टॉपिक में। थैंक्स। ओके।